नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। ग्रेटर नोएडा के कासनाथ थाना क्षेत्र से एक भयानक मामला सामने आया है। यहां दहेज के चक्कर में एक बहू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को बुरी तरीके से पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। शादी एक पवित्र बंधन है, दो दिलों का, दो परिवारों का और दो संस्कृतियों का संगम है। लेकिन आज भी हमारे समाज में यह पवित्र रिश्ता दहेज जैसी कुप्रथा की आग में जल रहा है। सवाल है कि आखिर कब तक बेटियां सिर्फ इसलिए मौत आगोश में जाती रहेंगी क्योंकि उनके पिता दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए। हर साल हजारों बेटियां दहेज के नाम पर जलती हैं, कोई आग से, कोई जहर से और कोई फांसी से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर घंटे दहेज के कारण एक महिला की मौत होती है। सोचिए जरा, 21वीं सदी का भारत और हमारी बेटियां अभी भी बेचैन हैं, अपने ही घरों में असुरक्षित। आखिर बेटियां कब तक जलेंगी दहेज की आग से? नोएडा की ये जो घटना है, इस घटना ने न सिर्फ हैरान किया है, परेशान किया है, बल्कि समाज को झकझोर कर रख दिया है। निक्की, जिसकी शादी विपिन से 2016 में हुई थी, शादी में उसने स्कॉर्पियो समेत तमाम दहेज की मांग कर डाली थी। बाप ने वो सारी मांगें पूरी की। शादी के बाद भी दहेज की मांग रुकी नहीं। ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग करता रहा। पति शराब पी कर आता, सास साथ देती, दोनों मिलकर उसे मारते थे। एक नई मांग रख दी। वो मांग थी 35 लाख रुपए की, और 35 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं हुई तो विवाहिता को जिंदा जला डाला। मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ। पति गिरफ्तार हो गया। जेठ, सास, ससुर ये सारे फरार हैं। निक्की का पति विपिन इस समय गिरफ्तार है। पुलिस पूछताछ कर रही है। 3 आरोपियों की तलाश जारी है और आरोपियों के लिए जो टीमें हैं उनका गठन कर दिया गया है, यानी उनको पकड़ने के लिए उन टीमों का गठन कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक समाज में यह होता रहेगा? आखिर कब तक बेटियां यूं जलती रहेंगी? एनसीआरबी के ही अगर हम डेटा की बात करें तो हर साल तकरीबन 7,000 जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो दहेज हत्या का शिकार होती हैं। अदालतों में मामले जाते हैं, लंबा ट्रायल चलता है, लेकिन एक पिता से, एक मां से, एक भाई से उसका सब कुछ जा चुका होता है। सवाल यह उठता है कि आखिर ये दहेज की मांग कब रुकेगी? दहेज को लेकर देश में कानून भी बना दिया गया, आईपीसी में बदलाव भी किए गए, लेकिन उसके बाद भी कमोबेश स्थिति वही है। 1961 में संशोधन किया गया, 1965 में किया गया, 1997 में किया गया, लेकिन हालात आज भी वही हैं। आज भी दहेज की मांग की जाती है और आज भी दहेज दिया जाता है। ना सिर्फ दिया जाता है बल्कि लिया भी जाता है, ये कहते हुए कि आपकी बेटी के लिए ही है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये दहेज का जो लोभ है वो कहां जाकर थमेगा? देश ने कानून बना दिया, लेकिन सवाल यहां पर नैतिकता का भी है। सवाल जब आपकी अपनी बेटियों पर आता है तब आपका रुख कुछ और होता है, जब दूसरी की बेटी आपके घर आती है तब रुख कुछ और होता है। यानी अगर इस पूरे घटनाक्रम को माना जाए, देखा जाए, तो यही साफ समझ में आता है कि दहेज के लोभियों ने एक पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। दहेज क्या है, एक पिता से पूछना चाहिए, जिसकी जमीन भी बिक गई, जिसकी बेटी भी चल गई, और मिला तो सिर्फ दर्द। सब कुछ खोने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। और हमारे साथ आशा देवी जी जुड़ी हैं, निर्भया की माता जी हैं। आशा जी, बेहद नमस्कार आपको। आशा जी, आशीष सिन्हा इस तरफ जी। आशा जी, कमोवेश ये स्थिति जो है वो उसमें बदलाव नहीं आया, ये चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। एक पिता का सब कुछ बिक जाता है, लेकिन उसके बाद भी दहेज की मांग रुकती नहीं है। और आज देखिए किस मुहाने पर हम ये आ गए हैं कि बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, और वहां पर एक मां, लड़के की मां, जिसका फर्ज ये होता है कि वो बेटी को अपनी बेटी की तरह देखे, एक मां के रूप में देखे, वो उसकी मदद करती है। आशा जी। जी। अ, अगर हम बात करें
आज से 10-12 साल पहले की, हम्म। क्योंकि आप लोग उसके साक्षी रहे हैं। जी। नमस्कार आपको। आप नमस्कार। लोगों ने बहुत साथ दिया, धन्यवाद। लेकिन हम सबका संघर्ष, जिस तरह से सब लोगों ने उस टाइम एक आवाज बन के आवाज उठाई, हमने भी अपने तरह से पूरी कोशिश की, क्योंकि मेरे को पता था कि नहीं, हमारी बेटी वापस नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमने संघर्ष किया हम्म। कि और बच्चियों के साथ ऐसा ना हो, बच्चियां शिकोर हो। लेकिन हम आज भी अगर सोचते हैं और देखते हैं, घटनाएं को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लगता है कि हम अभी भी वहीं खड़े हैं। क्योंकि घटना देख लीजिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान, कहीं भी ऐसे घटनाएं हो रही हैं कि बच्चियां अपने घर से जा रही हैं, उनको किडनैप करके कर दिया, कत्ल कर दिया जाता है। और ये जो आप बता रहे हैं कि बच्ची को दहेज के लिए जला दिया, लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उस घर में भी औरतें होंगी, परिवार होगा उसका, सास होंगे, ससुर होंगे, या खुद जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो होगा। लेकिन चंद पैसों के लिए किसी को जला देना, तो कहीं ना कहीं मानसिकता दर्शाता है कि आज भी कहीं ना कहीं समाज में सोच छोटी है। हम्म। किसी के 1000, 10 लाख, 5 लाख देने से क्या पूरी जिंदगी थोड़ी कट जाती है कि लेकिन किसी का जिंदगी खत्म कर दो, तो ये बहुत शर्मनाक है। हमें ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बदला है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो महिला सुरक्षा, हम्म। महिलाओं का अधिकार, महिलाओं की रक्षा, महिलाओं को इंसाफ आज भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो लड़की को दहेज के लिए जलाया गया है, ये दर्शाता है कि आज भी हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं दबी हुई। हम्म। खासकर जो हम मीडियम परिवार से आते हैं हम्म। बच्चियां, क्योंकि सब सब नहीं आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, हम्म। लेकिन इतना तो जरूर होना चाहिए कि उनका भी अधिकार है कि वो अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए समाज में जिए। हम्म। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि चाहे हम खुद, आप एक समाज के तौर पे, एक इंसान के तौर पे हम इसका बहुत निंदा करते हैं हम्म। कि आज भी कैसे उस बच्ची को चंद रुपए और पैसों के लिए जला दिया गया। हम्म। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे हमारा शहर है, चाहे गांव है, चाहे राज्य है, इस पे सरकारों को, प्रशासन को कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। अच्छा जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन तस्वीरों में ये देखा जा सकता है कि निकी की जो सास है वो भी अपने बेटे के साथ इस पूरी वारदात में शामिल होती है। वो लगातार निकी को मारती है, लगातार पीटती है, और जब आग लगाने की घटना हुई उस समय वो वहां पर मौजूद रहती है। ये तस्वीरें भी बताती हैं। एक सवाल ये उठता है कि एक माँ और सास में क्या अंतर हो जाता है क्या? जब एक बेटी किसी दूसरे के घर से आती है तो उसे बेटी के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर पाता है समाज? उसे बहू के रूप में ही स्वीकार क्यों करता है? जी, यही हमारा दुर्भाग्य है कि अगर दहेज जैसी घटनाएं होती हैं तो एक महिला के सामने होती है, महिला के रूप में होती है, क्योंकि पड़ताना तो सास ससुर से ही मिलती है। हम्म। कहाँ बच्चे को उनको समझाना चाहिए कि नहीं ऐसे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ, इसमें देख रही हूँ कि प्रॉपर वो बच्चे अपने बेटे की साथ दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। अगर भगवान ने उनको बेटी दिया होगा तो बेटी का दर्द समझती होंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत निंदनीय है कि एक महिला के लिए ऐसे कैसे कर सकती है। एक माँ एक बेटी को कैसे जला सकती है? हम्म। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि ये दोनों माँ बेटे को हम्म। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इनको कभी बाहर नहीं आना चाहिए।
हमारे हिसाब से तो जिस तरह से इन लोगों ने जला के मारा है, इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और एक समय निर्धारित के तरह ये केस चलनी चाहिए। जहां की भी ये केस है, उस बच्ची को, उसके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। जहां भी उसके माँ बाप हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करते हैं। हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बेटी के लिए आप जरूर लड़िए और उसको इंसाफ दिलाइए। इस बेटी का इंसाफ शायद और बेटियों को इंसाफ इस घटना से बचाएगा, लेकिन इस दरिंदे माँ बाप को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपने यहाँ पर इंसाफ के लिए बात की, आपने कहा कि फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जी, आपने फांसी के चढ़ाने की बात की, मुझे ध्यान में है। मैं यही कहती हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। अभी मैं एक चैनल पे गई थी, हालांकि मेरे से कोई इसके से जवाब कोई नहीं मांगा, लेकिन मेरे को सुनने में आया आजकल घटनाएं बहुत अजीब तरह से हो रही हैं, लड़कों को भी मार रहे हैं। तो कह रहे हैं, सवाल ये है कि मैडम आप तो बच्चियों के लिए लड़ती हैं, तो इसके बारे में। लेकिन मैंने यही कहा, इस चैनल पे भी, आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहती हूँ कि हिंसा हिंसा ही होती है, चाहे पुरुषों के साथ हो, चाहे बेटी के साथ हो, बच्चियों के साथ हो, तकलीफ उतना ही होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हमारा संविधान इतना बड़ा है, संविधान में सजा है, इंसाफ है, तो जो भी मुजरिम हो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस घटना में तो जो हम देख रहे हैं, रूह कांप गई देख के। तो इन दरिंदों को, दोनों को फांसी जरूर होनी चाहिए, चाहे जो भी इस केस में सम्मिलित होना चाहिए, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं कोर्ट से, सरकार से, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि इस बदलते युग में एक बच्ची को चंद पैसे रुपए के लिए जला देना हमारे समाज में, हमारी सरकार पे, हमारे कानून व्यवस्था पे, हम बड़े संविधान की बात करते हैं, हमारे संविधान पर ये तमाचा है। आशा जी, आपने कहा कि फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन आप इस बात को, आपसे बेहतर कौन समझता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है कितनी जटिल है और कितने पायदान जो है वो हमें लांघ कर जाने पड़ते हैं या फिर हमें उन पायदानों को पार करना पड़ता है। मुझे ध्यान में है कि आखिरी जब निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाया गया तो आधी रात तक बहस चली, सुबह तक बहस चली थी और बहुत मुश्किल वो डगर उस समय नजर आ रही थी। जी, तो हम यही तो कहते हैं कि जब भी घटनाएं होती है, इस पे भी घटना हो, ये भी घटना हुई है, तो डिबेट पे हम बैठेंगे, हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े, हमारे जैसे का हमसे बहुत बड़े बड़े बैठेंगे डिबेट पे लोग, इस पे डिबेट करेंगे कि कानून बनना चाहिए, बदलना चाहिए। लेकिन हम, जो हमारे संविधान में फांसी की सजा है, उसके साथ भी दुरुपयोग होता है। जब केस मीडिया में आ जाती है, कोर्ट तक पहुंच जाती है, आजकल तो केस कोर्ट तक पहुंचती भी नहीं है कि कोई इंसाफ के लिए कोर्ट भी लड़ेगा। तो फांसी की सजा सुना के एक जो विक्टिम परिवार है उसको गुमराह किया जाता है, फांसी दी नहीं जाती। क्योंकि मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। और जो हमारा संविधान है, अगर हम इसमें देखें तो हर जगह पे, हर मोड़ पे मुजरिम को निकलने की, उसकी अधिकार की बात की गई है। लेकिन वही अगर बच्ची इस दुनिया में नहीं है या है, उसका अधिकार का कोई बात नहीं है, उसको इंसाफ की कोई बात नहीं है। तो क्या मैं यही अपने व्यवस्था से, अपने संविधान से, अपने सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या उस जो बच्ची जल गई है या मर रही है, उनका कोई अधिकार नहीं? तो जो ये फांसी की सजा सुनाई जाती है, इसमें जो लूप होल्स हैं, इसको सरकार को सुधारना चाहिए, बदलना चाहिए। क्योंकि अगर आप फांसी देते हैं तो दीजिए, लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को गुमराह मत करिए। लेकिन एक आखिरी सवाल लूंगा आशा दी, क्या जिस वक्त निक्की को पहला थप्पड़ मारा गया था, उसी वक्त निक्की को पुरजोर तरीके से विरोध नहीं करना था? क्या उसी समय घर वालों को भी पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था? क्या उसी समय आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? अगर आवाज उसी समय उठाई होती तो शायद ये अंजाम ना होता।
बिल्कुल उठानी चाहिए थी। अगर वो पहला ही थप्पड़ रोक देती हम्म। अपने माँ बाप को, मैं ये नहीं मानती कि पहले ही केस में उसको जलाया गया होगा, उसको बहुत प्रताड़ित किया गया होगा। अगर वो पहले ही इसके खिलाफ आवाज उठाती, उसके माँ बाप सपोर्ट करते, उसके पीहर वाले सपोर्ट करते, तो शायद आज वो इस दुनिया में होती। लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि हम आज भी ऐसे चीजों से जूझती रहती हूँ, तो जानती हूँ कि उसको सपोर्ट नहीं मिला होगा, उसके पीहर से या उसके संबंधियों से सपोर्ट नहीं मिला होगा। क्योंकि लोगों का शादी करने के बाद लोगों का यही होता है कि बेटी वही घर है, तुमको वही रहना है, वही मरना है, वही जीना। आप पुरानी वो दोहराते हैं कि डोली जानी चाहिए तो अर्थी लेकिन अर्थी तो उठ गई। नहीं अच्छा जी, अब मेरा आप लड़ मानना तो है क्या कि करोगे? जो लड़की का घर है वो उसके माता पिता का ही घर है। आप उसे घर से बेदखल करने टाइप अगर आप व्यवहार करेंगे कि नहीं तुम्हें वही रहना है, हर परिस्थिति को सहना है, तो हालात यही होंगे। आपको बिल्कुल मजबूती हो के गए साथ भाई उसके साहब। साथ खड़े होना होगा कि तुम। आशीष जी, जी मैं अगर हम लोग इस पे बात करते हैं, हमसे तो आपको ज्यादा ही पता होगा, लेकिन आज भी अगर महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति अगर बात की जाए, तो आज भी सोच यही है कि जैसे शादी हो गई, बेटा अब ये तुम्हारा घर पराया हो गया, वो घर अपना है। लेकिन देखो भी तो सही कि उस घर में आपकी बच्ची कैसे जी रही है, कैसे है। तो इतना तो आपका अधिकार, आपका हक बनता है, उस बच्ची का हक बनता है कि आप उसको सपोर्ट करो, उसके विषय में जानो कि नहीं वो कैसे रह रही है। वो अगर उसको तकलीफ है तो उस समस्या का समाधान करो। अगर नहीं आप करेंगे तो जैसे आज इस बच्ची को जलाया गया है, कल किसी और को जलाया जाएगा। समय रहते कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आशा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आशा देवी जी, निर्भया की मां, हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ एल एन राव जी हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस में। हमारे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। सबसे पहला सवाल एल एन राव जी, अभी मैं निर्भया की माता जी से बात कर रहा था, मैंने यही सवाल लिया था कि पहले थप्पड़ में ही विरोध होना चाहिए था, पहले थप्पड़ में ही बता देना चाहिए था कि अगला दूसरा थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए। देश का कानून, देश का संविधान, देश के लोग हमारी बेटियों के साथ हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन आवाज तो आपको उठानी पड़ेगी। चुप्पी रखिएगा तो अंजाम यही होगा। नमस्कार आशीष जी। जी और सबको नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। ये कल से जब से इंसिडेंट की रिपोर्टिंग हुई है, तब से बहुत आनंद क्षुब्ध है, क्योंकि इस प्रकार से ऐसे निर्दयी तरीके से किसी को इन्होंने, जैसा पिक्चर से नजर आ रहा है, बुरी तरह जला दिया, जल्दी प्रदान डालकर। इससे बड़ा घिनौना अपराध हो नहीं सकता। मैं आशा जी को सुन रहा था, जो कि अभी तक वो अपने बच्चे का शादी बड़ा भाई है, वो तो भी कह रही एलन ठीक राव है कि साहब, हम ये कुछ बात। कुछ नेटवर्क में इश्यू हो रहा है, वो मैं रिजॉल्व कराता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ दीपक रहेजा जी भी जुड़े हैं। दीपक जी, ये जब इस तरह की साइकोलॉजी चलती है कि किसी को मार देना है, किसी को मिटा देना है, उस समय दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं दीपक जी कि मां है, बेटा है, दोनों मिलकर मार रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। उस समय दिमाग में क्या कुछ चलता है? दीपक जी अनम्यूट करिएगा, मेरे ख्याल से म्यूट है आपका शायद। हेलो। जी आवाज पहुंच आ रही रहा है, है? प्लीज। जी। ये आई थिंक एक तरह का वैशीपन है, एक तरह का जुनून, अपनी सोच में इस कदर की प्रबल गूढ़ विश्वास कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। अगर लड़ाई दहेज की है तो दहेज मांगना मेरा हक है, और उसके साथ फिर शुरू हो जाती है अब्यूज, विक्टिम को दबाए रखने की। एक तरह का जो सेक्सिस्ट माहौल है, एक तरह का जो जो ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट करने की प्रवृत्ति है, उसमें अपना दबाव बनाए रखना, चाहे वो सास हो या पति हो। ये दहेज अगर एक बार भर देने से, भरपाई करने से पूरा हो जाता तो शायद ये मौतें कम हो जाती। ये जो सोशल प्रेशर है, इसमें माँ बाप एक लंबे समय तक उसको दबाए रखने की, शेम, गिल्ट, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी बच्ची का घर बचाने के लिए कहीं ना कहीं उस मुंह को भरने का प्रयास करते रहते हैं।
लेकिन ये एक तरह की, जिस तरह का एडिक्ट है, उसको आप जितना मर्जी शराब दे दीजिए, जितना मर्जी कोकेन स्मैक दे दीजिए, उसकी पूर्ति नहीं होगी। उसी तरह ये एक ऐसी लालसा है जो कहीं थमती नहीं है, इसकी पूर्ति नहीं होती, और ये दिल मांगे मोर, और फिर उस मोर में, उस और चाह में कि और नई वॉशिंग मशीन क्यों नहीं आई, नई गाड़ी क्यों नहीं आई, नया पैसा क्यों नहीं आया, बच्चे की कपड़े क्यों नहीं आए, त्योहार पे पैसा कम क्यों आया, इस बहाने एक सटल दबाव बना रहता है, एक तरह की डोमिनेंस बनी रहती है। और उस अब्यूज में शायद इनकी सोच, इन इन ये देखिए दिल दहलाने वाले दृश्य हैं जो आप दिखा रहे हैं। और आज के अर्बन समाज में जहां हम एआई की बात कर रहे हैं, डीप सर्च की बात कर रहे हैं, चांद पे, जुपिटर पे, कहां कहां पहुंचने की बात कर रहे हैं, वहां पे एक एक अनइक्वालिटी ऑफ जेंडर, एक सामाजिक जो जो सोच है, रूढ़िवादी सोच, वो चली आ रही है। और इसमें कोई कोई ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे परिवार लिप्त नहीं है। इसका इसका एक एक सामाजिक बदलाव की जरूरी है, जैसा बीच में बात कर रही थी। एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस जब आशा देवी बात कर रही थी, निर्भया की माँ, उन्होंने कितनी स्पष्टता से कहा कि ये सिर्फ एक सामाजिक ड्रामा की फांसी की सजा हो गई, लेकिन वो फांसी हुई कि नहीं, और उसको चाहे निर्भया के ही कातिल थे, फांसी तक पहुंचाना एक आसान नहीं होता है। तो आई थिंक ये समाज को कड़े कदम लेने होंगे। और आप बहुत बढ़िया कह रहे थे आशीष जी कि जो पहला पहला जब थप्पड़ था, पहली जब मांग थी, डिमांड थी, वहीं उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कहीं हमें उसे शेम्स के भाव से, अपने आप को विक्टिम बनाने के भाव से निकलना होगा, और कहीं ये ठानना होगा कि डजेंट मैटर, आपने शादी कर दी, जैसे जैसे आशा देवी भी कह रही थी, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आपकी बच्ची कैसी है। सिर्फ ये सोच से कि अब तुम वहाँ गई हो, और आज भी वो लड़की को दिमाग में वही डाला जाता है कि तुम्हारी अब अर्थी वहाँ से आए, पर ये फिर अर्थी ही अगर आ रही है तो अर्थी को ढोइए फिर। एक एक खामियाजा एक ह्यूमन लाइफ का, I think in today's world, is intolerable, and society has to stand to be able to make changes, ताकि ये फिर से, हर एक जान की कीमत होती है, हर एक सांस की कीमत होती है। हर एक जान की कीमत होती है, हर एक सांस की कीमत होती है, कीमत अपनों की भी होती है। एक बाप जिसका सब कुछ लुट गया, एक परिवार जिसका सब कुछ खो गया, इसे भी जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। एलन राव साहब से एक कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं एम निजामुद्दीन जी आपके पास आऊंगा। एलन राव साहब, अपनी बात पूरी करिएगा, उम्मीद है ऑडियो ठीक हो गया होगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा, ये मैं ये बता रहा था कि ये इतना जबरदस्त जघन्य अपराध है। और आशा जी ने जैसे जैसे कहा कि ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है, ये पिछले 2000 जब से शादी हुई है इनकी, मेरे ख्याल से 2016 से हुई है, और उसके बाद से तो होता रहा होगा। तो बच्चे को जब भी कुछ हुआ है तभी अपने माँ बाप को या पुलिस को जरूर डेफिनेटली बता देना चाहिए था। अगर नहीं बताया तो ये कहीं ना कहीं है कि उनके ऊपर दबाव कितना रहा होगा, इस बात को साबित करता है। लेकिन चलो जो भी है अभी, लेकिन ये जो केस हुआ है ये बिल्कुल 103 बीएनएस की कैटेगरी में आता है। भारतीय न्याय संहिता जो पहले 2 आईपीसी था उसमें आएगा। और ये दहेज की वजह से किया है, मोटिव हो गया, इसके बाद इंटेंशन है कि इसमें ऐसे किया है। मैं समझता हूँ सबूत इसमें काफी है, और इन सबूतों के आधार पर जितने भी ये जो अपराधी है उनको डेफिनेटली सजा मिलेगी। हमारे कानून में फांसी की सजा से लेकिन एलन राव साहब, फांसी मिलते मिलते कई दशक निकल जाएंगे, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं और समझता हूं। ये इतना आसान फांसी के तख्ते तक पहुंचाना नहीं होगा। हमारी न्याय व्यवस्था में लूफोल क्या है ये हर कोई जानता है। एलन राव साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक कमेंट एम निजामुद्दीन सामाजिक कार्यकर्ता जी हमारे साथ जुड़े, एक उनसे ले लेता हूं। निजामुद्दीन, आप जी, आपकी एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा इस पूरी घटना पर। निश्चित तौर पे ये जो घटना आज मैं देख रहा हूँ ये बहुत निंदनीय है, और मैं समझता हूँ कि हमें ही नहीं बल्कि आप ये कह लें कि सरकार को भी इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्या वजह है कि कहीं ना कहीं इस तरह के अत्याचार जो है महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें देखिए, मैं बहुत आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मामले में महिलाएं अपनी शिकायत लेके थाने जाती हैं, लेकिन वहां पे शिकायत दर्ज नहीं होती है। शिकायत दर्ज होने के बाद भी जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है वो इतनी ढीली है कि करते करते पता चलता है सदियों
बीत जाते हैं, इसको सदियां ही कह सकते हैं आप, 5 साल, 10, 15 साल, 20 साल। और दूसरे तरफ जो पैरेलल आप देखें कि जो अत्याचार है, जो पति का अत्याचार है या सास का अत्याचार है, वो उस महिला के ऊपर बदस्तूर जारी रहता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को अपनी कानून व्यवस्था में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है, कि जिससे जल्दी से जल्दी इस तरह की घटनाओं के बाद महिला पक्ष को आपके उनको इंसाफ मिल सके। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें देखिए करप्शन भी एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें कोर्ट की तरफ से भी आता है, जो फैमिली कोर्ट है वहां से एनजीओ के पास आता है, तो हम लोग उसको डील करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी फैमिली कोर्ट है वहां पे भी करप्शन इस लेवल पे हो गया है कि करप्शन की वजह से भी महिला पक्ष का जो पक्ष है वो ठीक से नहीं सुना जाता है, और दूसरी तरफ जो अत्याचारी है उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है, और आखिर में जो है जो घटना आप सामने देख रहे हैं वो हमारे सामने आती है। इस तरह की घटनाएं सामने आती है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा।